नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करते हैं राजस्थानी लिपि, ठीक है, भाषा बोली की। उसके संदर्भ में देवनागरी लिपि की बात कर रहे थे। अब देवनागरी लिपि का विकास किस तरीके से वह बात करेंगे। आपसे निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास देखें तो देवनागरी प्रमुख लिपि है। वर्तमान में उत्तरी भारत की अधिकांश भाषाओं की लिपि देवनागरी लिपि ही हैं। हिंदी और संस्कृत भाषा भी इसी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास सिद्धमातृका की कुटिल लिपि से उद्भूत, ठीक है ना, नागरी लिपि से हुआ है। कुटिल लिपि से उद्भूत जो है आपके नागरी लिपि से हुआ। इसका बोध गया के महानाम शिलालेख में एवं लेख मंडल की प्रशस्ति 588 ईस्वी में देवनागरी के कुछ लक्षण स्पष्ट होने के यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है ना। 7वीं शताब्दी के आते आते देवनागरी लिपि के लक्षण और भी स्पष्ट हो गए थे तथा 8वीं सदी तक देवनागरी लिपि पूर्णतः विकसित हो चुकी थी। देवनागरी लिपि 8वीं जो सदी थी उसमें पूर्णतः क्या हुई, विकसित हो चुकी थी। 10वीं सदी तक ये लिपि अपनी परिपक्वता को प्राप्त कर चुकी थी। भारत की सभी लिपियाँ ब्रह्म लिपि से विकसित हैं और ब्राह्मण लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम वैदिक आर्यों ने प्रारंभ किया था। पूछा जा सकता है ब्रह्म लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। ये वैदिक आर्यों ने शुरू किया था। गुप्त काल के आरंभ में ब्रह्म लिपि जो है दो भागों में विभाजित हो गई थी। एक थी उत्तरी ब्राह्मी और एक दक्षिणी ब्राह्मी। उत्तरी ब्राह्मी से गुप्त लिपि का विकास हुआ। गुप्त लिपि से आगे जाकर सिद्ध मातृका लिपि का विकास हुआ। सिद्ध मातृका लिपि से कुटिल लिपि यानी कुटिलाक्षर लिपि विकसित हुई, जो आगे जाके दो भागों में हुई। वो एक तो नागरी और शारदा। नागरी के दो रूप विकसित हुए थे। नागरी के दो रूप कौन से, पूर्व देवनागरी और पश्चिमी देवनागरी। नागरी के पूरी रूप से कौमी, मैथिली, नेवारी, उड़िया, बंगला, असमिया आदि लिपियों का विकास हुआ। इसके पश्चिम रूप से गुजराती, राजस्थानी, महाराष्ट्री, वर्तमान देवनागरी का विकास हुआ। दक्षिणी ब्रह्मी से बात करें तमिल लिपि, ग्रंथ लिपि और मलयालम लिपि का विकास हुआ था। अब बात करें देवनागरी नामकरण से संबंधित तथ्य को कुछ हैं फैक्ट देखें तो इस लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने किया, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। गुजरात के नागर ब्राह्मण थे, इनके द्वारा किया गया। इसके कारण किसको क्या कहा गया, नागरी लिपि कहा गया। संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है, अतः संस्कृत को जिस लिपि में लिखा जाने लगा वो देवनागरी देखो देव भाषा कहा जाता है संस्कृत को। वो संस्कृत को जिस भाषा में लिखा गया तो उसे क्या कहा गया, देवनागरी। नागर गुजरात के ब्राह्मण थे, ठीक है, नागरी कहा गया। और संस्कृत जो थी, संस्कृत भाषा, उसको जिस लिपि में लिखा गया उसे एक तो नागरी थी, नागरी के द्वारा संस्कृत को लिखा गया, ठीक है, तो क्या हो गई, देवनागरी, क्योंकि इसे देव भाषा कहा जाता था, देवताओं की भाषा कहा जाता था संस्कृत को। इस कारण से इसे क्या कहा जाने लगा, देवनागरी। इस लिपि का नगरों में अधिक प्रचार था, इसलिए इसका नाम भी नगरों में ये भी कहा जा सकता है कि इसका जो प्रचार अधिक था वो नगरों में था। इस कारण से इसको नागरी भी कहा जाता है या फिर नागरी भी पड़ा। बौद्ध ग्रंथों में नाग लिपि का उल्लेख मिलता है, इससे भी विकसित लिपि को नागरी लिपि नाम मिला। देवनागरी लिपि के गुणों, कुछ विशेषताओं की बात करें तो देवनागरी लिपि भारत की प्रधान लिपि है। संविधान में इसे राजलिपि घोषित किया गया है। क्या कहा गया है, राजलिपि। देवनागरी लिपि याद रखिएगा। ये लिपि बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है, बाएं से दाईं ओर। ये एक वर्णात्मक लिपि है। प्रत्येक वर्ण में अ या अन्य स्वर जुड़ा होने के कारण इसे अर्ध अक्षरात्मक लिपि भी कहा जाता है। लेखन और उच्चारण में एक रूपता देखी जा सकती है। वर्गों के उच्चारण एवं प्रयोग में समानता है। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक अलग चिन्ह और एक चिन्ह की एक ध्वनि होना इस वैज्ञानिक लिपि की अन्यतम विशेषता है। इस लिपि में एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता, यानी एक वर्ण में दूसरे वर्ण के छुपे होने का भ्रम नहीं होता। व्यंजन संयोग अंकित करने की पद्धति पूर्ण है। इस लिपि का प्रत्येक वर्ण उच्चारित होता है, कोई मुख्य वर्ण नहीं होता, यानी साइलेंट नहीं होता। जो भी इसमें वर्ण होगा वो उच्चारित होगा, साइलेंट नहीं होता। जैसे कि इंग्लिश में होता है ना साइलेंट, वैसे इसमें नहीं होता। इसका व्यापक प्रयोग होता है। ये संस्कृत, मराठी, नेपाली, हिंदी आदि भाषाओं की लिपि है। याद रखना किस किस की है, संस्कृत, मराठी, नेपाली और हिंदी, इन भाषाओं की भी है। ये एकमात्र लिपि है जिसमें कुछ विदेशी शब्दों को लिखने के लिए वर्गों के नीचे नुक्ता लगाकर प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से लिखा जाता है ना, नुक्ता, ठीक है ना। देवनागरी लिपि में कुछ
कुछ अक्षरों के नीचे नुक्ते या बिंदु का प्रयोग इस लिपि पर फारसी लिपि का प्रभाव है। जैसे कि क के नीचे नुक्ता लगाया, ख के नीचे ये ग, ज, फ आदि ये फारसी का है, ठीक है। इस लिपि की वर्णमाला का विभाजन या वर्गीकरण पूर्ण वैज्ञानिक हैं। ये संसार की सर्वश्रेष्ठ एवं वैज्ञानिक लिपि हैं, संसार की सर्वश्रेष्ठ और वैज्ञानिक लिपि हैं, ठीक है ना। इसमें जो लिपि चिन्ह जिस ध्वनि का द्योतक है उसका नाम वही है। इस लिपि में ह्रस्व और दीर्घ स्वर के लिए स्वतंत्र चिन्ह हैं जो अन्य लिपियों में नहीं हैं। इस लिपि में छपाई और लिखाई के लिए एक ही रूप है। ये सबसे सुगम लिपि है। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक अलग लिपि चिन्ह है इसका, ठीक है। देवनागरी लिपि कुछ दोष भी हैं, तो बात करें कुछ दोषों की तो देखें। दिव्य वर्ण है अ, ग, च, त, र, क, ज, ण, ण, ये सर ये दो वर्ण है। इसमें दो रूप है वर्ण के। समरूप वर्ण है कुछ, ख में र व का, ग में ध का, म में भ का ब्रह्म होना। अनुस्वार और अनुनासिकता के प्रयोग में एक रूपता का इसमें अभाव है। शीघ्र लेखन संभव नहीं है क्योंकि लेखन में हाथ बार बार उठाना पड़ता है। ई की मात्रा री के लेखन वर्ण के पहले पर उच्चारण वर्ण के बाद होता है। वर्गों के संयुक्तिकरण में र के प्रयोग को लेकर भ्रम की स्थिति है। कुल मिलाकर 403 टाइप होने के कारण टंकन या मुद्रण में से कठिनाई आती है क्योंकि हिंदी टाइपिंग भारी पड़ती है, आपको पता है वैसे ही, ठीक है। ये इस प्रकार से शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक अलंकरण के लिए होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी। इसमें सुधार के लिए बात करना कुछ हो सकता है क्या क्या हुआ था। देवनागरी लिपि में एकरूपता लाने के उद्देश्य से स्वतंत्रता पूर्व से लेकर स्वतंत्रता के बाद तक अनेक सुधार किए गए। सर्वप्रथम 1904 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्र केसरी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का पत्र था केसरी, याद रखिएगा। 190 टाइपों का एक टाइप बनाया जो कि तिलक फॉन्ट के नाम से जाना जाता है। 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर में काका कालेकर के नेतृत्व में नागरी लिपि सुधार समिति बनाई गई थी। काका कालेकर समिति के इनका जो है नेतृत्व किया, ठीक है, और नागरी लिपि सुधार के लिए एक समिति बनाई गई थी। 1945 में नागरी प्रचारणी सभा काशी ने लिपि सुधार का प्रचार किया। 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरी लिपि सुधार हेतु, ठीक है, नागरी लिपि में सुधार हेतु जो है नरेंद्र देव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। नागरी लिपि के लिए नरेंद्र देव समिति, याद रखना, उत्तर प्रदेश सरकार 1947। 1953 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति गठित की गई। वर्तमान में देवनागरी लिपि का प्रयोग लगभग 120 भाषाओं की लिखित अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो रहा है, जिनमें हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, पाली, कोंकणी, बोडो, सिंधी, मैथिली आदि प्रमुख हैं। बंगला, ओडिसी, गुजराती, तमिल, मलयालम, पंजाबी, कन्नड़, तेलुगु आदि भाषाओं की अपनी अपनी पृथक लिपियाँ हैं। ये बात थी भाषा एवं बोलियों के देवनागरी, मूडिया, नागरी, इसकी बात की, राजस्थानी की बात की। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। नमस्कार।